आज हम बात करने वाले हैं भारत के 10 सबसे प्रभावशाली दलित नेताओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनकी कहानी सुनकर दुनिया हैरान रह जाती है। बाबू जगजीवन राम। ये बिहार के भोजपुर जिले के एक छोटे से गांव चांदबा में 5 अप्रैल 1908 को पैदा हुए थे। बचपन में उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उनका पूरा जीवन बदल दिया। स्कूल में पढ़ते वक्त उन्हें पानी पीने के लिए अलग मटका रखना पड़ता था। एक दिन इसी बात से आहत होकर उन्होंने वो मटका फोड़ दिया और कसम खाई कि इस गंदी सोच को देश से मिटाकर रहेंगे। उनकी काबिलियत का अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि बीए की परीक्षा में वो पूरे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सेकंड आए थे। साल 1936 में जब वो महज 28 साल के थे, बिहार विधान परिषद के सदस्य बन गए। यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की गाड़ी पटरी पर दौड़ पड़ी। 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में वो सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने और फिर तो जैसे उन्होंने ठान ही लिया कि हर सरकार में अपनी छाप छोड़ेंगे। रक्षा मंत्री के तौर पर 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में उनके फैसलों ने इतिहास रच दिया। बाद में ईस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल जैकब ने भी अपनी किताब में माना कि भारत को उनसे बेहतर रक्षा मंत्री कभी नहीं मिला। अब आते हैं उस किस्से पर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। साल 1977 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़ दी और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम से नई सरकार बना ली। उनके इस एक फैसले ने इंदिरा गांधी की सत्ता की नींव हिला दी और वो चुनाव हार गईं। बाद में जनता पार्टी की सरकार बनी और बाबू जगजीवन राम देश के उप प्रधानमंत्री बने। वो भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री थे, लेकिन किस्मत ने एक बड़ा सितम किया। प्रधानमंत्री की कुर्सी 2 बार उनके बेहद करीब आकर भी दूर हो गई। लोग कहते हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते तो देश की तस्वीर कुछ और होती। 6 जुलाई 1986 को इस महान योद्धा ने आखिरी सांस ली, लेकिन उनके संघर्ष की गाथा आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। अगले नंबर पर आते हैं एक ऐसे दूरदर्शी जिसके बिना दलित राजनीति का कोई अध्याय पूरा नहीं हो सकता। ये थे कांशीराम, जिन्हें लोग प्यार से मान्यवर या साहब कहकर बुलाते थे। 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के एक छोटे से गांव खवासपुर में पैदा हुए कांशीराम ने साइंस में ग्रेजुएशन किया और पुणे की एक सरकारी लैब में नौकरी करने लगे। एक दिन ऑफिस में उन्होंने देखा कि एक साथी कर्मचारी को उसकी जाति के कारण बहुत परेशान किया जा रहा है। कांशीराम ने जब उसका साथ दिया तो उन्हें भी निशाना बनाया जाने लगा। बस यहीं से वो मोड़ आया जब उन्होंने ठान लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और पूरी जिंदगी दलित और पिछड़े वर्ग के उत्थान के नाम कर दी। कांशीराम ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया जो राजनीति की किताबों में मिसाल बन गया। उनका एक ही सपना था, बहुजन समाज पार्टी को सत्ता की चाबी सौंपना। पहले उन्होंने वामसेफ नाम का संगठन बनाया, फिर 1981 में DS4 बनाया और आखिरकार 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी, जिसे हम बसपा के नाम से जानते हैं। कांशीराम का एक नारा आज भी हर गली मोहल्ले में गूंजता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी एक लाइन ने करोड़ों लोगों को एकजुट कर दिया। उन्होंने कभी भी पैसे या पद के लिए राजनीति नहीं की। वो अपनी पार्टी के टिकट पर ना तो कभी सांसद बने ना ही मंत्री। उनका मानना था कि नेता बनना है तो जमीन से जुड़कर रहना होगा। 9 अक्टूबर 2006 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी बनाई राह पर आज भी करोड़ों लोग चल रहे हैं। अब बात करते हैं उस शख्सियत की जिसका जिक्र आते ही देश का हर वर्ग अपने आप खड़ा हो जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहेब कहते हैं। 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में एक गरीब परिवार में जन्मे बाबा साहेब ने बचपन से ही जातिवाद का जहर झेला। स्कूल में उन्हें जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता था, लेकिन उनकी मेधा इतनी तेज थी कि हर मुश्किल को पार करते चले गए। बाबा साहब की पढ़ाई लिखाई का रिकॉर्ड देखकर आज भी लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी दुनिया के सबसे नामी विश्वविद्यालयों से पढ़ाई की। वो भारत के पहले व्यक्ति थे जिनके पास एक साथ इतनी सारी बड़ी बड़ी डिग्रियां थी, लेकिन उनकी असली पहचान कुछ और ही है। जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान लिखने की जिम्मेदारी बाबा साहेब के कंधों पर आई। उन्होंने भारत का संविधान लिखा, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान में उन्होंने हर नागरिक को बराबरी का हक दिलाया, छुआछूत को खत्म किया, मंदिरों में सबके प्रवेश का अधिकार दिया और सबसे बड़ी बात, सबको वोट देने का समान अधिकार दिलाया। 1956 में उन्होंने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया ताकि जाति बाति की बेड़ियों से समाज को आज़ाद कराया जा सके। बाबा साहेब सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक विचारधारा थे, एक आंदोलन थे। उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों के लिए मिसाल का काम करते हैं।
चौथे नंबर पर बात करते हैं बहन जी की, जिन्हें पूरा देश मायावती के नाम से जानता है। 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में एक साधारण परिवार में जन्मी मायावती ने अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल किया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। पढ़ाई लिखाई के दौरान ही उनकी मुलाकात कांशीराम से हुई और उन्होंने तय कर लिया कि अब पूरी जिंदगी आंदोलन के नाम रहेगी। कांशीराम ने उन्हें अपनी राजनीतिक उत्तराधिकारी चुना और जब 1995 में उत्तर प्रदेश की सत्ता उनके हाथ लगी तो पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल गई। वो भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने एक ऐसा सामाजिक गठजोड़ बनाया, ब्राह्मण दलित भाईचारा, जिसने सबको चौंका दिया। उनके प्रशासन में यूपी में कितने अंबेडकर पार्क और स्मारक बने, इसकी चर्चा तो आज भी होती है। कुछ लोग उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि एक गरीब पृष्ठभूमि से आने वाली महिला भी देश के सबसे बड़े सूबे की कमान संभाल सकती है। उनकी मौजूदगी में करोड़ों लड़कियों को ये सपना देखना सिखा दिया कि वो भी एक दिन बहन जी बन सकती हैं। नंबर 5 नाम है एक ऐसे शख्स का जिसकी पहचान बिहार की राजनीति का अजय योद्धा रही। हम बात कर रहे हैं रामविलास पासवान की। 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिले में पैदा हुए रामविलास जी ने राजनीति में आने से पहले वकालत की पढ़ाई की थी। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी हर सरकार में अपनी पकड़ बना लेना, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, मनमोहन सिंह की या फिर नरेंद्र मोदी की। उनका एक ही मूल मंत्र था, दलितों और पिछड़ों का उत्थान। इसी मंत्र पर चलते हुए वो कभी किसी के मतभेद नहीं रखते थे। रामविलास पासवान का सबसे यादगार काम रहा रेल मंत्री के तौर पर। उन्होंने रेलवे की नौकरियों में आरक्षण को और मजबूत किया और गरीबों के लिए नई योजनाएं शुरू की। आम आदमी की परेशानी उनकी समझ में बहुत अच्छे से आती थी। उनके जाने के बाद लोग जनशक्ति पार्टी की कमान अब उनके बेटे चिराग पासवान के हाथ में है, लेकिन लोग कहते हैं जैसी जोड़ तोड़ की समझ रामविलास को थी वो किसी और में नहीं। अब बात करते हैं एक ऐसे युवा चेहरे की जो बीते कुछ सालों में यूपी और दिल्ली की सड़कों से निकलकर देश भर के नौजवानों की आवाज़ बन गया है। हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण की। 3 दिसंबर 1986 को उत्तराखंड के सहारनपुर जिले के एक गांव में पैदा हुए चंद्रशेखर ने बचपन में भीषण गरीबी और भेदभाव झेला। उनके सिर पर नीला स्कार्फ और देश और हाथ में संविधान की किताब, ये तस्वीर आज हर बड़े आंदोलन का चेहरा बन चुकी है। उन्होंने भीम आर्मी नाम का संगठन खड़ा किया और बाद में आज़ाद समाज पार्टी बनाई। चंद्रशेखर की शैली पुराने नेताओं से बिल्कुल अलग है। वो न मंत्री पद चाहते हैं और न ही सत्ता की कुर्सी। उनका कहना है कि जब तक दलित और आदिवासी समाज को उसका हक नहीं मिल जाता वो सड़क पर डटे रहेंगे। चाहे हाथरस कांड हो, भीमा कोरेगांव की लड़ाई हो या फिर युवाओं की नौकरी का सवाल, चंद्रशेखर आज़ाद हर जगह खड़े नजर आते हैं। उनके भाषणों में वो जोश होता है कि सुनने वाले की रूह कांप उठती है। 7वें नंबर पर आते हैं देश के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद तक पहुंचने वाले एक संत स्वभाव के इंसान। जी हाँ, बात कर रहे हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की। 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के परोंख गांव में एक गरीब किसान परिवार में जन्मे कोविंद जी ने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में बिताई। उनके घर की हालत ऐसी थी कि स्कूल जाने के लिए पक्की सड़क तक नहीं थी। वो नंगे पांव मीलों चलकर पढ़ने जाते थे, लेकिन पढ़ाई में वो हमेशा अव्वल रहे। वकालत करने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो राज्यसभा सांसद बने, बिहार के राज्यपाल बने और फिर साल 2017 में उन्हें देश का 14वां राष्ट्रपति चुन लिया गया। राष्ट्रपति भवन में बैठकर उन्होंने वो मिसाल कायम की जो आज भी करोड़ों युवाओं को बताती है कि जाति या गरीबी कभी किसी की मंजिल नहीं रोक सकती। उनके कार्यकाल में राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम जनता के लिए खुले रहे। 8वें नंबर पर हैं वो शख्सियत जिन्होंने देश के सबसे बड़े सूबे महाराष्ट्र में दलित राजनीति को नई दिशा दी। नाम है सुशील कुमार शिंदे। 4 सितंबर 1941 को सोलापुर में जन्मे शिंदे जी ने कभी बाल्टी और कपड़े धोने का काम भी किया था, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर वो पुलिस विभाग में भर्ती हो गए और वहां से राजनीति में कदम रखा। शिंदे जी के नाम एक बड़ी उपलब्धि है। वो भारत के पहले दलित गृह मंत्री बने। ये वो पद था जो देश की सुरक्षा और आंतरिक मामलों के लिए सबसे अहम माना जाता है। इसके अलावा वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। उनका जीवन इस बात का गवाह है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कपड़े धोने वाला हाथ भी एक दिन देश का भविष्य सुरक्षित कर सकता है। 9वें नंबर पर बात करते हैं एक ऐसी दृढ़ नेत्री की जो आज भी सड़क से लेकर संसद तक अपनी दमदार आवाज़ के लिए जानी जाती है। कुमारी मायावती से अलग ये है मीरा कुमार। इनके पिता का नाम आप सुन चुके हैं, बाबू जगजीवन राम, लेकिन मीरा कुमार ने अपनी पहचान खुद बनाई। वो भारत की पहली
महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी। लोकसभा की कुर्सी पर बैठकर उन्होंने इतनी गरिमा और संतुलन के साथ सदन चलाया कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने मिलकर उनकी तारीफ की। उनका मानना था कि संसद में हंगामा नहीं, बहस होनी चाहिए। ये दलित समाज की उस शक्ति का प्रतीक है जो अब शासन के हर अंग पर अपनी काबिलियत की मुहर लगा रही हैं। और आखिरी 10वें नंबर पर हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चे के संस्थापक जीतन राम मांझी। 6 अक्टूबर 1944 को गया जिले के एक छोटे से गांव में पैदा हुए मांझी जी बचपन में खेतों में मजदूरी करते थे। पढ़ने का ऐसा जुनून था कि खेत पर काम करते करते भी किताब साथ रखते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत रही कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। नीतीश कुमार जैसे कद्दावर नेता के रास्ते अलग होने के बाद भी वो अपने दम पर अपनी पार्टी चलाते रहे और साल 2014 में जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि महादलित समाज का एक साधारण मजदूर भी पूरे राज्य की कमान संभालने का हक रखता है।